सभी को नमस्ते और आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय की कि जिसमें हम सोच रहे थे कि हमारी एक बहन है, हमारे समाज की एक बेटी है, जिसने एक टीवी डिबेट में कुछ बोल दिया है। वो ठीक है या गलत है उसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन उद्देश्य ये था कि उस पर कोई आँच ना आए। लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, जिन लोगों पर दायित्व है न्याय देने का, वो एक-एक करके उस बहन को, उस बेटी को तो छोड़ते ही जा रहे हैं, वीडियो के सामने फेंकने का प्रयास है। लेकिन साथ ही साथ पूरे समाज को समाप्त करने की ओर कुछ कदम उठाए गए हैं, जिन पे आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हमें एक समाज के रूप में बचना है, तो ये जो विपत्तियाँ आ रही हैं, इनसे हम कैसे निपट सकते हैं। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोगों को जुड़ने में कष्ट ना हो। जी, तो विषय वही है कि जो सर्वोच्च अदालत ने कहा है। आज न्यायालय कहना मुझे उचित नहीं लग रहा, क्योंकि न्याय मिल गया होता तो न्यायालय होता, लेकिन अदालत ने एक फैसला दिया है। वो फैसला कल दिया था जब नुपुर शर्मा ने अपनी अपील डाली थी कि उसे तंग किया जा रहा है कि अलग-अलग पुलिस स्टेशंस में उसके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। अब यहाँ समस्या क्या होती है कि एक जुमला कहा जाता है कि हमें अपने राष्ट्र के संविधान पर और न्याय व्यवस्था पर पूरा-पूरा विश्वास है। लेकिन यदि आपके पास रिसोर्सेज हों, तो आप किसी को परेशान करने के लिए देश भर में किसी भी थाने में एफआईआर करा सकते हैं और एक ही समय पे 10, 20, 50, 100 एफआईआर करा सकते हैं और जो प्रक्रिया है वो अपने आप में ही दंड बन जाता है। द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट। और उसके लिए नुपुर शर्मा, जो स्वयं एक अधिवक्ता है, एक वकील है, उन्हें ये आशा रही होगी कि मैं उस न्याय व्यवस्था के पास जा रही हूँ जिसका हम 75वां वो क्या बोलते हैं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और क्योंकि पहले भी सदा ऐसा होता रहा है कि इस तरह के जितने केसेस आते थे, तो न्यायालय इस बात को समझता था और उन सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाता था ताकि एक ही जगह पर सारा कुछ किया जा सके। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उन्हें ये अनुमति नहीं दी, बल्कि उसके बाहर जाते हुए बहुत सारी तल्ख टिप्पणियां कर दी उसके ऊपर। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये क्या जो घटित हुआ है, ये किस चीज को याद दिलाता है, मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको। हमारे एक राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है आर्य। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। अगला जो एक वाक्य है कवि का, बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि मैथिली शरण गुप्त ने जब ये कविता लिखी थी आर्य, तो इस देश के हम सभी निवासियों की बात कर रहे थे कि हम उस पुण्य भूमि में हैं जिसका एक बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। हालांकि बार बार ये कहता रहना कि अतीत बड़ा गौरवशाली था, तो आज हमें क्या करना है ताकि आज भी हम उन आर्यों की जिनकी हम संतान हैं, उनकी जो धाती है उसको हम गर्व से साथ लेकर चल सके। ध्यान दीजिए शब्द पर, आर्य। ये मैं बार बार क्यों ध्यान दिला रहा हूं,
आज हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि मैं तो जो काम करता हूँ ये पूरी ईमानदारी से करता हूँ। तो आर्यों के लिए ये ईमानदार शब्द कैसे आया? ईमान क्या होता है? दीन। दीन क्या होता है? इस्लाम। तो जो इस्लाम कबूल कर चुका है, जो दीनदार है, उसे ईमानदार कहा जाता है। और ये जो शब्द का प्रचलन था, ये जो हमारी टूटी फूटी जो आज़ादी मिली 1947 में, तब तक हम साधारणतया ये शब्द अपने लिए उपयोग में नहीं लाते थे कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि लोगों में भी चेतना बची हुई थी। ये बॉलीवुड का प्रभाव है कि हम अपने आप को आजकल ईमानदार बोलने लगे हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है? जिस समय यहाँ पर मुसलमानों ने हमले किए, तो यहाँ पर शरिया कानून चलाने की कोशिश की, और काफी समय तक चला भी। जो उनकी अदालत होती थी, जो उनके काजी होते थे, आज हमारी अदालतों में उनको काजी नहीं बोलते, हम जज बोलते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पहला नियम क्या होता है कि जो विटनेस है, जो गवाह है, जो साक्षी है, ही और शी शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस की किताब पढ़ेंगे तो पहला आपको एलिजिबिलिटी मिलती है कि किसे आप गवाह बना सकते हैं। तो अब इस्लाम का क्लेम क्या है कि जो मुसलमान नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, वो साउंड माइंड का नहीं है, क्योंकि वो इतना मूर्ख है कि उसने दीन को कबूल नहीं किया, इसलिए वो गवाही देने के लिए अक्षम है, वो गवाही नहीं दे सकता। और इस यहां पर जो बाइनरी बनी ईमानदार और बेईमान की, कि जो काफिर हैं वो बेईमान है, और जो न्यायालय ने कल जो टिप्पणी की है वो लगभग उसी जैसी लगने लग जाती है कि उन्होंने नुपुर शर्मा को केवल ये ईमानदार और बेईमान इस लहजे में तो नहीं कहा, लेकिन हम जरा सा उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जो नुपुर शर्मा के वकील थे, उन्होंने माननीय जज महोदय से कहा कि इनकी जान को खतरा है। तो जस्टिस सूर्यकांत क्या कहते हैं? उन्हें खतरा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। अब इसमें आज मैं एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी बात सुन रहा था। उनका कहना ये था कि ये जो टिप्पणी की गई है ये उन जजेस की एरोगेंस है, सुप्रीम कोर्ट की एरोगेंस है, उनका एक घमंड है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। साधारण रूप से क्या होता है कि हर सिस्टम में कुछ चेक एंड बैलेंस मेंटेन किए जाते हैं, कि यदि कोई प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्ट होता है तो उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। कोई नेता भ्रष्ट निकलता है तो उसके खिलाफ हम पुलिस में जा सकते हैं। लेकिन यदि न्यायालय में कुछ समस्या आ जाती है तो कहां जाएंगे? इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ये तब उन्होंने क्या कहा कि वो खतरे में है या वो खतरा बन गई है। अब कल्पना करके देखें कि एक महिला, डिस्कशन चल रही है, 2 सेंटेंस उनकी पुस्तकों में से बोलती है, तो 56-57 देश, उनका दीन खतरे में आ जाता है। और हमारा इतना पुराना, इतना बड़ा सांस्कृतिक देश, उसके लिए वो एक लड़की खतरा बन जाती है। और उनका कहना यह है कि देश में भावनाओं को भड़काया है और जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए अकेली वो महिला, उसका उत्तरदायित्व है। टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए। और उनको ये अहंकार हो गया जो उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। और इसी के प्रत्युत्तर में आज वो जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि ये जो गुरूर है, जो घमंड है, वो उन जजेस के सिर पे चढ़ गया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला है। इसके अलावा उन्होंने, अब ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर जब शरिया कोर्ट्स चलते रहे होंगे, शरिया अदालतें चलती होंगी, वहां काजी बैठता होगा, तो
अब काजी तो शरिया के अनुसार चलेगा कि सर तन से जुदा होना है, तो उसको तो दंड नहीं देगा। मैं आपको एक इतिहास का एग्जाम्पल दे सकता हूं इसमें कि अकबर के समय में, वो तो पहले से रहा था, लेकिन जो जो इंसिडेंट है वो मैं अकबर के समय का बता रहा हूं। बहुत सारे साधु संत अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि जो फकीर है, अब ये फकीर शब्द बहुत आवश्यक है। अभी आपने देखा होगा कि एक फिल्म आई थी, वो पृथ्वीराज चौहान, उसमें जिसे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान बनाया है, उसका एक डायलॉग है जिसमें वो बोल रहा है कि मैं फकीरों पे विश्वास करता हूँ, इस तरह का कोई डायलॉग बोला उसने। तो फकीरों को बहुत महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन ये आप हिस्ट्री का मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ कि ये साधु संत अकबर के दरबार में पहुंचे और उन्होंने क्या कहा कि फकीर आते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं। आजकल मोदी जी ने भी एक डायलॉग बड़ा फेमस किया ना कि मैं तो फकीर हूं, आपने फकीर की झोली भर दी। तो आप फकीरों की असलियत समझ लीजिए जरा, कि फकीर आते हैं, हमारे मंदिर तोड़ देते हैं, और दूसरा वो साधुओं की हत्या कर देते हैं। बड़ा कॉमन हो गया था एक समय पे, फकीरों की टोली घूम रही है। आप कल्पना करें कि फकीर की जो आपके मन में कल्पना आ रही है ना कि भूखे नंगे हैं, फटे कपड़े पहन के घूम रहे, वैसा नहीं था। कि गंगा जी के किनारे साधु संतों की टोली बैठी है, 10 है, 20 है, फकीरों का झुंड आएगा, उनके पास तलवारें हैं, सबको काट के गंगा जी में उनकी लाशें बहा दी जाती थी। और जब ये स्थिति बहुत विकट हो गई, तब वो अकबर के पास पहुंचे और कहा कि ये फकीर हमें मारते हैं, हमारे मंदिरों का विनाश कर देते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं। तो अकबर ने जो उत्तर दिया वो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसका कहना था कि कानूनन तौर पर मैं फकीरों को कुछ नहीं कह सकता, उनको इम्यूनिटी है। तो तुम उनसे बचना चाहते हो तो तुम अपनी सेना बना लो। वहां से आज हम जो सुनते हैं ना, गिरी महाराज जो 10 नामी है, जो गोसाई है, जो वैष्णव है, जो बैरागी है, ये परंपरा उस समय से चली है। क्योंकि जो कानून था वो सुरक्षा नहीं देता था, क्योंकि इम्यूनिटी थी, शरिया चलता था, उन्हें तो पूरी इम्यूनिटी थी। तो लगभग वही कल हमें देखने को मिला कि वो जाते हैं, पूरी कायरता से एक निहत्थे व्यक्ति को घेरते हैं, मार के फेंक देते हैं, और हमारे न्यायाधीश कहते हैं कि आग लगाई है नूपुर शर्मा ने। जी हाँ, इसका अर्थ ये है कि फकीर गुंडे होते थे, उस समय के गुंडे थे वो। और जो महिलाओं के साथ करते थे, आज मैं उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता यहाँ पर कि फकीर क्या किया करते थे। चलिए वापस आते हैं। तो अब ये जो बेईमान और ईमानदार वाली जो बाइनरी है, ये उस समय बनी थी, और जो बेईमान है उसको किसी तरह के अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसे धिम्मी की तरह रहना है। धिम्मी बनेगा, सर झुका के चलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो ठीक है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, उसे उन्होंने ऑर्डर में नहीं डाला। और ये फिर से वही जो हाई कोर्ट के जज थे, हर बार उन्हें कोर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी बात होगी तो फिर वो किसी और लपेटे में लिया जा सकता हूं। तो उन दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब ने यही कहा कि इनकी एरोगेंस है, कि बात बोल तो थी, लेकिन अगर इतना ही इनमें दम होता तो उसको ऑर्डर पे लिख के तो देते ना, वो लिखा नहीं, सिर्फ बोल दिया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसको बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये काला दिन है हमारी जुडिशरी के लिए, हमारी सिविलाइजेशन के लिए, कि बहुत बहुत ही बुरा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो गया, उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं। एक थ्योरी है, कुछ लोगों का कहना है कि जो माननीय न्यायाधीश हैं, उन्हें इस्लाम के बारे में पता नहीं था और क्योंकि पता नहीं था, इसलिए वो अपनी इग्नोरेंस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनका कहना है कि ये एक या दोनों जज, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगे थे, तो संभवतः कुछ वैसा कारण रहा होगा कि इन्होंने इस तरह की टिप्पणी दे दी है। क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा
वो लोअर जुडिशरी तक एक मैसेज पहुंच जाता है कि तुम्हें यहाँ कैसे ट्रीट करना है। और फिर जो सड़कों पर गुंडे उतरे हुए हैं सर तन से जुदा करने वाले, उनको लेजिटिमेसी मिल रही है। इससे समस्या क्या खड़ी होती है? यदि मैं अपना उदाहरण दूं आप लोगों को, तो घर से प्रतिकार आरंभ होता है। घर के लोग बोलना शुरू करते हैं कि भैया तुम इनके बारे में गलत मत बोलो, अगर गलत बोलते हो तो तुम गलत काम कर रहे हो। जैसे मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तू कम्युनल हो गया है। सोचो, माँ ऐसी बातें बोल देती है कि कम्युनल हो गया, तो घर से ही एक रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, तो आप अकेले पड़ते हैं। फिर बताया जाता है कि जो जिहादी हैं वो हमला करके मार सकते हैं, वो दूसरा रिस्क होता है। धमकियां आती हैं, मारेंगे, क्योंकि वो अमन का मजहब है ना, तो आपका अमन छीनने का प्रयास करता है। तीसरा जो डर होता है कि सुदूर कहीं किसी थाने में जाके रिपोर्ट करा दी जाएगी, धक्के खाते फिरो। तो अब साधारणतया ये लगता है कि अगर ऐसा करेंगे भी, 8-10 जगह पे एफआईआर कर देंगे, तो हम क्लब करवा लेंगे, कम से कम कुछ तो बचेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाती है। और जब आप ऐसी वेल ऑयल्ड मशीनरी के सामने खड़े होते हैं तो वो इसमें माहिर होते हैं। जितने एक्स मुस्लिम्स हैं उनको भी यही समस्या आती है। तो इससे अब कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे इसका? क्योंकि अगर जो लास्ट रिजॉर्ट होता है कि हम अदालत में जा सकते हैं, वहां पर इस तरह का गलत डिसीजन दे दिया जाता है, तो वो एक नई समस्या खड़ी कर देता है। उपाय क्या है इसका? पहला सॉल्यूशन कि धिम्मी बन जाए, बोलना बंद कर दें, जैसे बाकी लोग लगे हुए हैं रोजी रोटी में, अपनी कमाई करने में, उसमें लग जाएं। और जो गुंडागर्दी चलती है उसे होने दें। जिस गृह युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ रहे, जो गृह युद्ध हमारी ओर बढ़ रहा है, जो हमें कुचलना चाहता है, हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है, उसे देखते हुए आंखें बंद करके बैठ जाए। ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा है कि जिन नेताओं को हमने चुन के भेजा था कि ये कुछ करेंगे, वो अगर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स आरंभ कर दें, महाभियोग आरंभ कर देते हैं, तो क्योंकि इन्हें इस तरह की तल्ख टिप्पणी करने का अधिकार था या नहीं, इस पे भी बताया जा रहा है कि दे हैव एक्सीडेड देयर ब्रीफ। उनके पास केस आया था कि क्लब करनी है एफआईआर, उनसे जो मेरिट की डिस्कशन थी वो वहां होनी नहीं थी, उन्होंने अपनी ओर से बोल दिया है। तो क्योंकि उन्होंने एक्सीड किया है, तो ये उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर हमारे नेता नहीं देते हैं तो वो हमें फेल कर रहे हैं, दे आर फेलिंग अस। क्योंकि एक आम व्यक्ति जुडिशरी से नहीं लड़ सकता, क्योंकि उन्हें तो मिलॉर्ड्स को तो बहुत ताकत मिली हुई है। और मैं इसका एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, कि जो स्थिति हमारे सामने आई है वही स्थिति, उससे अधिक गंभीर स्थिति कहाँ आई थी? फ्रांस में। फ्रांस में एक राक्षस ने, एक जिहादी ने एक टीचर का गला काट दिया था। तो फ्रांस भी डर सकता था, लेकिन उन्होंने, उनके जो वहां पर उस समय लीडर थे मैक्रॉन, मैं उनका फैन हो गया बहुत बड़ा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने सैमुअल पैटी, जिनकी गर्दन उतारी गई थी, उनको एक मार्टिर घोषित किया। उनको एक पुरस्कार उनके नाम पे दिया गया कि ये व्यक्ति हमारी वैल्यूज के लिए मरा है, इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि कमलेश तिवारी मर गया और वो केस लटक रहा है, किशन धारवाड़ मर जाता है, कुछ नहीं होता, कोई जबान ही नहीं खोलता। उमेश नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई महाराष्ट्र में, तो सरकार ने उसे दबा दिया। यहां पर क्योंकि इन राक्षसों ने
अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वीडियो बनाकर डाल दिया, इसलिए ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि किस तरह के राक्षस हैं ये लोग। इसलिए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो उसको भी दबा देते कि उसने सुसाइड कर लिया होगा या वो पैसे के लेन देन पे झगड़ा था, जैसा आमतौर पे होता है। तो मैं वापस फ्रांस में क्या किया उस पर आता हूँ। पूरी जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने खड़े होकर संसद में पैटी को सैमुअल पैटी को श्रद्धांजलि दी। हमारे यहाँ तो केवल एक वो गया, अशोक गहलोत गया। हमारे जो नेता हैं जिन्हें हम अपना नेता समझते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस समय जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्टर होता है, उनके इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं, वो किसी अफ्रीकन देश की यात्रा पे गए हुए थे। मैक्रॉन ने इमीडिएटली उसे बुलाया। जिस मस्जिद में वो हत्यारा जाता था उसको तुरंत बंद किया गया। उसके परिवार के लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। जो उस मस्जिद में तकरीरें करता था, जिसने इसको प्रोवोक किया था, उस इमाम को अरेस्ट किया गया। सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया। जैसे आज आप देख रहे हैं ना, आपको फेसबुक पे फोटोएं दिखेंगी जहां पर सारे स्माइली डाल रहे हैं कि मार दिया, इसको काट दिया। जितने लोगों ने उस सैमुअल पैटी पे हुए हमले की प्रशंसा की थी, उन सभी को अरेस्ट किया गया। जो वहां का शिक्षा मंत्री था, उसने टीवी पर आकर इसे इस्लामिक आतंकवाद बोला और कहा कि हम इसको कुचलेंगे। 6 महीने तक जो वहां की जो ग्रैंड इमाम है, वो जेल में बंद रखा गया। नया इमाम आया, पब्लिकली माफी मांगता है, तब वो जो मस्जिद थी वो खुली। जो एनजीओ थे बड़े बड़े वहां, जो इस्लामिक एनजीओ थे, उनको बंद किया गया। जितनी संस्थाएं अब इसको रेडिकल इस्लाम बोलते देते हैं, जो इस तरह की गतिविधियों का समर्थन कर रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी, उन सबको बंद किया गया। 15 मिनट का जो भाषण था, मैक्रॉन ने नेशनल टीवी पे आके दिया। वहां पर जो मिडल ईस्ट के सहयोग से प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनको बंद किया। ये काम किया वहां पर। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बिल पेश किया गया और जहां पर उन्हें शक था कि यहां पर रेडिकलाइजेशन हो रही है, उन मस्जिदों को बंद किया गया। वहां पर बहुत सारे घटिया प्रैक्टिसेस की जा रही थी इस्लाम के नाम पर, उन सबको बैन लगाया गया। ये होते हैं आत्मसम्मान से भरे हुए नेता। ये होते हैं जो सिविलाइजेशन को बचाने का काम करते हैं। हमारे नेता करेंगे या नहीं देखना बाकी है। आज वो एक जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनका एक ट्वीट मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो उमेश जी को की हत्या की गई है वहां महाराष्ट्र में, उसे भी एनआईए के सुपुर्द किया गया है। अच्छी बात है, एनआईए जांच करे और इसमें जो लिंक्स हैं, जो संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हैं, उन सभी का पर्दाफाश करके उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जानी चाहिए। लेकिन एक जो चीज गलत की जा रही है, वो गलत क्या है, जानबूझ के जो किया जा रहा है कि इसको पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बताने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान वालों का हाथ था इसमें, पाकिस्तान की संस्थाएं थी, उसके हैंडलर पाकिस्तान थे। ये बहुत बचकाना हरकतें हैं जो हम बचपन से सुनते रहे कि विदेशी ताकतों का हाथ होता है। कश्मीर में पड़ोसी थे जो रैट कर रहे थे, यहां पर पड़ोसी है जो बता रहा है, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, इसको उसी तरह से निपटना पड़ेगा। अगर इसको भी विदेशी ताकतें करते रहेंगे तो ये फिर से हमारे साथ धोखा होगा। नुपुर शर्मा का जो पुतला जला रहे हैं, उसके पुतले को लटका रहे हैं, वो पाकिस्तान से नहीं आए, वो इसी देश के हजारों लाखों आम लोग हैं। जो हमारे दूध वाला, हमारा माली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसे कैसे सुधारना है, इस पे काम करने की आवश्यकता है और ये सरकार कर सकती है, सरकार को करना पड़ेगा। हम तो करते ही रहेंगे। जो
इंडिविजुअल लेवल है जो मैं कर रहा हूं या कोई भी एक व्यक्ति करता है, वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सत्ता में बैठे लोग अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो हम अपना स्वधर्म नहीं छोड़ सकते, हमें तो वो करना ही है, भले ही इसके लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा तो वो चुकाएंगे। लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि मुर्दों मुर्दों की तरह जीने से अच्छा है कि स्वधर्म करते हुए यदि जाना भी पड़े तो जाएंगे, जाना तो है ही एक दिन। और नुपुर शर्मा से भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि माफी मांगो। अपने आप विचार कीजिए कि आप एक धिम्मी बन के जीना चाहती हैं या गर्व से जीना चाहती हैं। और हमें एक समाज के रूप में खड़ा होने की आवश्यकता है। बहुत धोखे खा चुके हैं हम, और इसी तरह के धोखे 1947 से पहले भी खाए थे। ये जो अच्छी अच्छी शब्दावली होती है ना, सर्वधर्म समभाव, गांधी जैसे नीच राक्षसों ने देश का बंटवारा कर दिया। नेहरू कहता है कि चलो, ये हमें तंग करते थे, डायरेक्ट एक्शन डे करते थे, तो हमने सोचा एक बार कर देते हैं। करने के बाद भी वही स्थिति आज हमें फिर से देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज कि हम अगर सिर झुकाएंगे, सिर झुका के जिएंगे, तो हो सकता है 10-20 साल ज्यादा जी जाए, 25 साल 50 साल अधिक जी सकते हैं। लेकिन क्या वो जीना गर्व से जीना होगा? हमें अपनी सरकार से मांग करनी चाहिए कि इन जजेस का इम्पीचमेंट किया जाए, जो जो नीति संगत है वो अवश्य किया जाए, और मैसेज ऐसा दिया जाए कि फिर इसके बाद कोई इस तरह की अपने ब्रीफ को एक्सीड करते हुए टिप्पणियां करने का दुस्साहस ना करे। इसमें जब हम कहते हैं कि अन्याय के आगे झुकना भी अन्याय करने जैसा ही होता है। आई एम काफिर, क्या गलत निर्णय लेने पर भी जज के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता? काफिर जी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपसे कि ये जजों ने मौखिक सिर्फ ओरल कमेंट्स दिए हैं, जिनको मीडिया दिखाएगा, उन्हें भी पता है कि मीडिया दिखाएगा। वही वो जो माननीय जज थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने यही तो कहा था कि अगर तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड है, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने कहा था, तो फिर उसको ऑर्डर में लिख दो ना। उन्होंने ऑर्डर में लिखा ही नहीं इसे। तो गलत निर्णय तो तब माना जाएगा ना जब उसको ऑर्डर में लिखेंगे। उन्होंने बहुत स्मार्ट काम किया है, तो इसके खिलाफ मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सांसद हैं, वो कर सकते हैं, वो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ला सकते हैं इनके विरुद्ध, लाना चाहिए। राजू जी, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अजेंद्र जी, सर मुझे भी मेरे शुभचिंतकों द्वारा चुप रहने की सलाह दी जा रही है। मेरे घर के लोग बड़े चिंतित हैं। मेरी माताजी नुपुर शर्मा के बयान के लिए मुझे दोषी। वाह। अजेंद्र जी, ये बताता है कि हम कितने गले सड़े हुए समाज में जीते हैं, कि हम आज जीजाबाई को क्यों याद करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को छत्रपति बना दिया, है ना। और आज माएँ कैसी हैं, छोटी छोटी बात पे, फेमिनिज्म के बात पे तो यूं खड़ी हो जाएंगी जैसे मानो ये चंडी का अवतार होती है ना। बिल्कुल टुच्ची टुच्ची सी बात पे खड़ी हो जाएंगी। लेकिन यहां जहां पर पूरे समाज को बचाने की बात है, जहां पे इतनी सारी महिलाओं को बचाने की बात है, आप कल्पना करके देखिए, मेरी आपकी माँ है, एक ही जैसी बात है वो। लाहौर में उन्होंने 1947 में बच्चियों को घरों से निकाल निकाल कर उनको निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया था, साथ में ढोलक बजाते हुए। कितने अत्याचार हुए उनके साथ, कल्पना कर सकते हैं। और आज आपकी या मेरी माँ बोलती है कि हम कायर बनकर अपने घरों में बैठ जाएं, तो ये अपने आप में बताता है कि हम कितनी गिरी हुई स्थिति में आ गए हैं, और हम कितना घटिया समाज बन चुके हैं, कि जहां पर नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता था,
आज वो नारियां अपने बच्चों को किस तरह का अज्ञान दे रही हैं। और इसके लिए हमें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता है कि आज नारी होने का गर्व क्या होता है कि मैं बियर पी सकती हूँ, सिगरेट पी सकती हूँ, वो नारी होने पे गर्व होता है। लेकिन हमें बोलते हैं कि सड़क पर अगर कहीं किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो बीच में मत जाओ, कायर की तरह, दब्बू की तरह वहां से दुम दबा के निकल जाओ। जिस समय माँ ये शिक्षा देने लगे तो समझ आना चाहिए कि समाज बिल्कुल विघटन के द्वार पे आके खड़ा है। वही आपको दिखाई दे रहा है। ये जो दो दो जो कायर थे, जिस समय कन्हैया लाल की हत्या कर रहे थे, वहां पर 3 लोग और थे और बाहर मार्केट में हलचल तो थी, लेकिन बचाने के लिए केवल एक व्यक्ति आया था और वो वहां से निकलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि समाज कायर बन चुका है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो जो जो समस्याएं हैं वो सब ओर से है, घर से, समाज से, नेताओं से, न्यायालयों से, पूरा सिस्टम ऐसे खड़ा है। तो अब ये जो विकट स्थिति आती है, उस समय जो खड़ा रहेगा उसी को सम्मान मिलेगा। और इसमें जब हम सम्मान की बात करते हैं ना, तो वो एक बोला जाता है कि यहाँ पर ऑनर नहीं मिलता। जब अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो यू डोंट गेट एनी ऑनर। वो तो जूतियां घिस जाती हैं, वो आपको फोर्स करते हैं कि आप अपने आप परेशान हो जाए। तो कोई बात नहीं, यदि परेशान होना भाग्य में होगा तो वैसे भी होंगे, लेकिन सर झुकाकर कायरों मक्कारों के सामने झुक जाना, वो हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं है। अगर वैसा है तो फिर हमें शिवाजी महाराज के बारे में नारा लगाने की और उनको अपना आदर्श मानने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मानना ही नहीं चाहिए। फिर तो हम अपने उन पूर्वजों का भी असम्मान करें जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने तलवार के सामने सर नहीं झुकाया। इसलिए आज हम और मैं आप गर्व से बात कर पा रहे हैं। नारी का मतलब वो नारी जो माई बॉडी माई चॉइस कहे और बोले स्मैश पेट्रियार्की। ठीक बात है। और ये हमें सबको क्या संदेश दे रहा है कि उन्होंने यहाँ पर आइडियोलॉजिकल लेवल पर ब्रेन ऑक्यूपेशन पे काम किया, माइंड मैनिपुलेशन पे काम किया और इतने अच्छे भले समृद्ध समाज को विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। तो उनकी इस चतुराई की प्रशंसा भी करनी चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए और इसी को पलट के उनके ऊपर डालना भी चाहिए। श्रुति शर्मा, घरों में ऐसे कहा जाता है कि तुम्हारे दिमाग में बस यही सब रह गया। हाँ, क्योंकि वो अपने आप कायर होते हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। क्यों? उन अंदर ही अंदर संभवतः उन्हें भी पता है कि तुम सच्ची बात कर रहे हो, लेकिन कायरता इतनी आ चुकी है कि वो तुम्हें गलत बताने की कोशिश करते हैं। जी जी हाँ, वो जो जजेस थे, ठीक है, उन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप ये देखिए कि कितने स्मार्टली इन लोगों को कैसे इकोसिस्टम में जगह मिलती है, कैसे उन्हें मौका मिलता है और फिर वो बात करते हैं। और किस तरह से सिस्टम को यूज करके वो अपनी कहानी बनाते हैं। सच को झूठ कैसे बनाया जाता है। जो सच बोलने वाला है, जो साहस दिखा रहा है, उसको डरा दो। जो मक्कार हैं, जो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं कानून को, जो हत्याएं कर रहे हैं, जो बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं, उनको हीरो बना दो। ये नैरेटिव की ताकत है। राजू जी, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। शिरीषा जी, सुपर स्टिकर के आभार, बहुत धन्यवाद।
सम्यक चरित्र, इकोसिस्टम नहीं टॉक्सिको सिस्टम। जी नाम जो मर्जी दे लें, लेकिन देखिए इफेक्टिव तो वो है ना। आज हम उनकी बात कर रहे हैं, इफेक्टिव तो है, भले ही उन्होंने टेम्परेरी सेटबैक दिया हो, हम इससे बाहर निकलेंगे, उभर के आएंगे और इससे कहीं ज्यादा अधिक सफल होंगे। लेकिन वो अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है। अजय राजपूत सर, मैंने अपनी माँ से कहा जो आजकल हो रहा है, माँ ने कहा फाड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। अरे वाह अजय जी, आपकी माँ में अभी क्षत्राणी बची हुई है कहीं ना कहीं। तो आपको और आपकी माँ को प्रणाम है अगर उन्होंने ऐसा कहा है। बहुत खुशी हुई ऐसा जान के कि आज भी ऐसी महिलाएं, ऐसी माताएं जीवित हैं जो ऐसा करती हैं। रशियन मेघ, योगी जी साइलेंट और नुपुर शर्मा इश्यूज इज वेरी डेंजरस फॉर अस। जो लोग इस समय चुप्पी बनाए हुए हैं, ये आपने ठीक कहा कि ये बहुत डेंजरस साइन है। और इन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम जीत रहे हैं कि चुपचाप बैठे हैं। तो Ami, first earn a lot, then die protecting what you have earned. नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली पता क्या है, दे अर्न अ लॉट, तो क्या कर रहे हैं वो, स्वास्थ्य खो रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद फिर वो पैसा खोते हैं और स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आजकल एक आम व्यक्ति का जीवन कैसे कैसे चलता है, लूट खसोट कर लो, कमा लो। अगर सिस्टम ने बख्श दिया तो आप थोड़े से संपन्न हो जाएंगे। आपने कुछ फिल्में देख ली होंगी, कोई यूरोप का टूर लगा लिया होगा, कुछ घूम फिर के आए होंगे, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे होंगे, एक एसयूवी होगी आपके पास। लेकिन फिर आपका शरीर जवाब देना शुरू करेगा, आपको 36 तरह की बीमारियां घेर चुकी होंगी। फिर जो आपने कमाया था वो डॉक्टरों को अर्पित करते जाएंगे और अल्टीमेटली गरीब होके घिसट घिसट के मरते हैं। तो ये हिंदू स्टैंडर्ड जीवन बनना शुरू हो गया। अजेंद्र चौरसिया जी, आज ट्विटर पर एक सेक्युलर बोला जब हिंदू 800 सालों में नहीं खत्म हुआ तो अब क्या होगा। उसने तो शिवाजी महाराज को भी गलत बता दिया क्योंकि वो लड़े थे। जी हाँ, तो अब ऐसे गधे का आपके पास कोई उपाय है ही नहीं, आपका क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना विरोधाभास है कि 800 साल में खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम कितना हो गया। एक समय था जब अफगानिस्तान में हिंदू होते थे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सब जगह होते थे। हिंदू शासक होते थे, केवल हिंदू नहीं, गिने चुने हिंदू नहीं होते थे, शासक होते थे। तो वहां से श्रिंक होकर आज उस समय के भूभाग का शायद 30% बचा है। ये पता कैसा है, ऐसे ही है कि मान लीजिए जैसे अंबानी है, रिलायंस वाले हैं, किसी कारणवश उनका कंपनी का टर्नओवर बहुत गिर जाए और वो बोले कि यार 30% तो अभी भी बचा हुआ है, तो हम सर्वाइव तो कर रहे हैं। वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये बोले कि हमें चिंता की कोई बात नहीं है, 30% तो अभी भी बचे हुए हैं। तो इस तरह का पागलपन है। और दूसरी चीज कि शिवाजी महाराज नहीं लड़े होते तो आज हिंदू बचा भी ना होता, गुरु गोविंद सिंह लड़े नहीं होते तो बचे नहीं होते, महाराणा प्रताप लड़े नहीं होते तो बचे नहीं होते। आप देखिए ना, जहां पर लड़े नहीं, जिसे आज हम ईरान और इराक जानते हैं, बंजर भूमि बन चुकी है। सारे बकरा दाढ़ियां रख के और बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहन के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज लड़े नहीं। हमारे पूर्वज लड़े, उन्होंने जीवन दान दिया, बलिदान दिया, इसीलिए तो हम आज गर्व से जी पा रहे हैं। हालांकि अब हमारे नेता और सारा तंत्र हमसे वो गर्व फिर से छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर आज वो दायित्व है कि हमें लड़कर वो अपने भावी पीढ़ियों को बचाना है। तो ऐसे ही मक्कार आपको मिलेंगे, क्योंकि उनमें लड़ने का साहस नहीं है, कायर बुजदिल लोग हैं वो, इसलिए वो इस तरह की झूठी बातें करते हैं। करेंगे, वो कर सकते हैं।
दुष्यंत भट्ट जी, दुष्यंत जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। हरी भट्ट, नीरज सर आपको नहीं लगता सही भाग में 3 मंथ तक बैठा के रखा गया और उनको ताकत का एहसास करा दिया, दिल्ली चुनाव के कारण उनको के रखा बीजेपी ने, वेद के रखा बीजेपी ने, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन देखिए अच्छा शाहीन बाग की बात कर रहे हैं आप। हाँ, वहीं से ये जो जितनी हम गलतियां आज देख रहे हैं, जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है, वो इनकी अकर्मण्यता के कारण है। शाहीन बाग को झेलते रहे, आप गुंडागर्दी को जब भी झेलेंगे तो गुंडे और बढ़ेंगे, वो और प्रचंड रूप धारण करके आएंगे कि एक तो डरते हैं, तो डरे को डराना होता है उन्होंने, क्योंकि वो कोई अच्छे लोग तो है नहीं कि अच्छे निहत्थे को छोड़ दें। आपने देखा ही है, कन्हैया बेचारा पीठ फेरी है, पीठ से छुरा मार रहा है, 2 लोग घेर के उसे मारते हैं। तो ऐसे मक्कारों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और ऐसे मक्कारों को यदि आप ये दिखा देते हैं कि आप डर रहे हैं, तो आप उनका जो साहस है, दुस्साहस है, उसे और बढ़ाते हैं। और वही किया इन्होंने लगातार, शाहीन बाग में किया, सिंघू बॉर्डर पे किया, वेस्ट बंगाल में किया, और अब यहां पर भी किया इन्होंने। जो जिस घटना की हम बात करें, नुपुर शर्मा के साथ क्या किया, और अभी जो कन्हैया के साथ हुआ है, वहां पर कौन गया पूछने? एक कपिल शर्मा गए ना। तो सबकी ओर देखें आप जरा, ये क्या कर रहे हैं। और जब हम कायरता दिखाएंगे, हमारे नेता कायरता दिखाएंगे, तो फिर ये तो होगा, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट होगा ही होगा ना। जी, शशांक जी सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इसमें जो आज हम ये जो बात कर भी रहे हैं, उसमें हमें एक समाज के रूप में जिन चीजों से बच के रहना है, कि ये जो नई डुगडुगी हमें थमाने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान से तार जुड़ते हैं, पाकिस्तान ने किया है ये, हमें इससे बचना है, क्योंकि ये फिर से एक बार मूर्ख बनाया जा रहा है। अब इसके पीछे जो संस्थाएं हैं, जो संस्थागत ढांचा है, उसे गिराना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो वो विचारधारा है जो पनप रही है, जो फल फूल रही है, उससे निपटना बहुत आवश्यक है। जब तक हम ये माइनॉरिटी अपीजमेंट में लगे रहेंगे, बिना इस चीज का संज्ञान लिए कि वो माइनॉरिटी की किताबें अल्टीमेटली क्या चाहती हैं, वो हमारी सभ्यता का विनाश चाहती हैं, हमारा विनाश चाहती हैं, तो ऐसी माइनॉरिटी के लिए अगर हम मंत्रालय खोल के दे रहे हैं, उन्हें 5-5 हजार करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर इन नेताओं को ये मैसेज नहीं मिलेगा, तो ये और ऐसी मूर्खता करेंगे जो अब हम एक सभ्यता के रूप में और नहीं झेल सकते, क्योंकि अब हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ दैट टाइम, क्योंकि हम देख चुके हैं कि क्या होता है और क्या कर रहे हैं वो। अभी एक, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा है, जो सज्जाद नोमानी है, एक इनका एक स्कॉलर माना जाता है, उसने एक बड़ी भयंकर अपील की है, जिसमें वो क्या कह रहा है, मैं जरा उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाता हूं एक बार। ओके, ये है। अभी ऐड आ रही है, तो उसे स्किप करना पड़ेगा हमें। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं केवल कि सज्जाद नुमानी का कहना है कि सभी को मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था, और इसके अलावा उनका क्या कहना है। हाँ, इस्लाम एक खूबसूरत
साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और प्रोग्रेसिव मजहब है, इसलिए सबको इसे अपना लेना चाहिए। और दूसरा उनका कहना है कि जो भारत का जो मूल मजहब है वो इस्लाम है, इसलिए आप सभी जो हुजूर साहब की जीवनी है उसे पढ़ें, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने महान थे, उन्होंने औरतों की आबरू के लिए कितना कुछ किया। तो इस पे हम एक चर्चा रखेंगे, वो भी करेंगे। दिल अपना पंजाबी, अरे वाह नीरज जी, प्रणाम प्रणाम जी। इंस्टेड ऑफ merely tweeting our discontent hiding behind a mobile screen like a cowering eunuch, how we display our street power. Wonderful जी, दिल अपना पंजाबी जी। इसके लिए if we want to display street power, the first step is to get organized and mobilize funds, because if we have to exhibit that street power as they had demonstrated during Shaheen Bagh protests, during Singhu border protests, they had a very well organized structure, well organized machinery, and very deep pockets to fund them. Because when you are going to lay siege on a road, first thing that you require is मैन पावर। आपको बहुत सारे लोग चाहिए जो वहां पर जाके बैठेंगे, पहला स्टेप। लोग मिल जाएंगे क्योंकि बेरोजगार मिल जाते हैं आपको। दूसरा, आपने उनके खाने पीने की व्यवस्था वहां पे करनी है, उनको वो सिगरेट शराब जो उनको चाहिए होता है शाम को वो देना है, क्योंकि अगर आप भाड़े के लोग लेके जाएंगे तो वो ये सब मांगेंगे, ठीक। और उनको वहां सस्टेन करके रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और सबसे आवश्यक नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मीडिया इंटेलेक्चुअल कवर प्रोवाइड करे कि ये तो जी अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो आप याद कीजिए, स्वामी रामदेव बैठे थे दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए। रात को 1 बजे दिल्ली पुलिस आती है, मार मार के सबको भगा दिया था उन्होंने। और मीडिया हाउसेस क्योंकि सोनिया गांधी की जेब में थे, किसी ने चूं तक नहीं किया था कि इतना बड़ा एक आंदोलन इन्होंने 1 रात में समाप्त कर दिया। अरविंद केजरीवाल वाला क्यों चला? क्योंकि मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा था। तो अगर ये 5 घटक हैं हमारे पास, मैन पावर, लोग जो वहां बैठने को तैयार हो, दूसरा, उन्हें चिंता ना हो कि उनका परिवार पीछे भूखा मर रहा होगा, तीसरा, वेल फंडेड मशीनरी हो, चौथा, हाँ फिर ये सिगरेट दारू वगैरह नहीं चाहिए। अगर आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग हैं तो फिर उनको ये वाला कंपोनेंट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ये अवश्य चाहिए, क्योंकि कितनी ही जो मूवमेंट्स है वो इसलिए फिजल आउट हो जाते हैं कि उनको मीडिया कवरेज मिलता ही नहीं है। तो मीडिया का कवरेज होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर जो शत्रु पक्ष है उन्होंने बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपका विचार बहुत अच्छा है। अभी हमने क्योंकि ऐसे संगठन नहीं बनाए हुए, इसलिए ये कर पाना प्रभावी नहीं दिखाई देता। यदि जो बड़े बड़े संगठन है वो ये करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि वो सत्ता का मोह त्याग दें कर सकते हैं इसको, उनके लिए संभव है, मेरे लिए आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन इसका प्रयास तो किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है, कुछ लोग इसके विषय में सोच भी रहे हैं। Apurva Singh, Neeraj, what are your thoughts on the future of Hinduism? I mean, when will we be able to put the concept of Sanatan Dharma on a global platform when India becomes a big economy? इकोनॉमी तो बिग होता ही जा रहा है, लेकिन जब तक लीडरशिप ये काम नहीं करेगी, चाहिए तो आपको लीडर्स ना। ग्लोबल स्टेज पे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको वैसे लीडर्स चाहिए जिनमें साहस हो और जिनमें ये इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स ना हो कि हमने दूसरों के सामने झुक के बात करनी है। अगर आप दूसरों की मक्कारी के सामने झुक के बात करेंगे, आप ये बोलेंगे कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, तो इस तरह की बातें जब आप करते रहेंगे तो आप वर्ल्ड स्टेज पे नहीं बैठेंगे।
नहीं पहुंचेंगे, यू विल नॉट फाइंड अ प्लेस ऑन दैट टेबल। तो वैसे लीडर्स हमें चाहिए होंगे जो अपनी क्षुद्र सोच को छोड़ते हुए, अपनी ग्लोरी को छोड़ते हुए, धर्म के विषय में सोचते हुए यदि काम करेंगे तब हमें मिलेगा। Vikram Razdan, Modi has been fed lies on Islam by these radical Muslims of Minority Morcha and the idiot has fallen for it. पता नहीं जी, इसमें सच्चाई क्या है, क्या कह सकते हैं इस बारे में। उन्हें सच्चाई पता नहीं है या उन्हें सच्चाई पता है और वो जान के अनजान बन रहे हैं, क्योंकि पुराने वीडियो देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें सच्चाई पता है। जी, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि बाधाएं आएंगी, हम उनसे डर के मारे हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे अपना, आगे बढ़ते चलेंगे। अनुज दीवान जी, स्टार्टेड गोइंग टू हनुमान मूर्ति फॉर चालीसा, कनेक्टेड विद हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, विल इंटरव्यू नीरज जी एंड अदर ब्रेव यूट्यूबर्स सून, वी मस्ट डू आवर बिट। जी हाँ, ये 5 वर्ड जो आपके लास्ट में है ना, वी मस्ट डू आवर बिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट आइडेंटिफाई कि आज हम जिस स्थिति में हैं उससे बाहर निकलने का बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, और फिर उसकी ओर बढ़ें। जैसे हम अपने नेताओं पर ये प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास करें कि इन पर इम्पीचमेंट लगाई जाए और उनसे कहा जाए कि अपनी कायरता छोड़ो, बाहर आओ। और जो अभी उन्होंने, दिल है पंजाबी ने कहा कि सड़क पर स्ट्रीट पावर दिखाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें मोबिलाइज होकर काम करना चाहिए। जी, करना पड़ेगा ये सब, और इसी आशा के साथ कि हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे, बाधाएं आएंगी उनको पार करेंगे, स्वधर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बलिदान देना होगा तो देंगे, लेकिन कायर होकर, कमजोर होकर, दुम दबाकर नहीं भागेंगे। विनोद राजपूत सर, आपका काम बहुत अद्भुत है। जी, बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कहीं अधिक अद्भुत काम हम सबको मिलके करने हैं। अभी तो केवल हमने उठ के खड़े होके बात करना आरंभ किया है, अभी स्पीड पकड़नी है, और जो ये मक्कारों ने दुकानें सजा रखी हैं, ये सब दुकानें हमें बंद करनी पड़ेंगी। इसी के साथ इतिश्री की ओर बढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।